अब इसके बाद जो है मैं वो अगला वो मैंने न्यूक्लियर रिएक्शंस बल्कि शुरू किया था, ठीक है, वो अब नेक्स्ट उसको शुरू कर, वो लास्ट चैप्टर है इसका। इसका लेक्चर नंबर 38 है और कल हमने ब्राउनियन मोशन जो है उसको स्टडी किया था। आज इसमें एक जो हमने चीज़ स्टडी करनी है वो है विस्कोसिटी। दानिश तुम्हारे पास वो कोर्स आउट रहे हैं इस वक्त, वो ज़रा निकाल रहे हैं। विस्कोसिटी, इसका विस्कोसिटी का तल्लक जो है वो बेसिकली फ्लूइड डायनामिक्स से है। वहाँ से ये इसकी विस्कोसिटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ ये नहीं है, विस्कोसिटी को यहाँ पर फिर एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। मैं जो है ना वो इसके अंदर करता हूँ, जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है उसको हम स्टडी करते हैं। ऑफ हीट, और ट्रांसफ़र ऑफ हीट के अंदर जो इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ हीट, अच्छा अब आपको जो है ये इस बात का पता है कि जो हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट है उसमें एक मेथड जो है, ठीक है, ये उसको बल्कि आप कह लें कि कंडक्शन, एक मेथड है कंडक्शन। कन्वेक्शन भी होता है और दूसरा रेडिएशन भी होता है, ठीक है। ये सारे मेथड्स जो हैं इसके अंदर हैं। तो कंडक्शन जो है ये सिर्फ वो मेथड है कि जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है ओपेक सॉलिड्स के अंदर। ओपेक का मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। तो दिस इज द ओनली मेथड in which heat transfers in opaque solids. अब अगर टेम्परेचर जो है, अगर एक आप रॉड लें, ठीक है, एक आपके पास रॉड है, उस रॉड के एक एंड के ऊपर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यानी कि सपोज करें कि इस तरह एक रॉड है, अब इसके दो एंड हैं, ये पहला एंड है, ये दूसरा एंड है। तो अगर आप टेम्परेचर जो है इस मेटल रॉड, ये मेटल की रॉड है, ये क्या है, ये मेटल रॉड है, ठीक है। तो इस मेटल रॉड के आप अगर एक एंड के ऊपर टेम्परेचर को राइज करें तो जो हीट है वो कंडक्ट होगी किसकी तरफ, कोल्डर एंड की तरफ। बस सपोज करें कि मैं एंड वन को हीट करता हूं, तो ये हीट फिर इसमें से गुजरती 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 दूसरे एंड तक भी पहुंच जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता पूरा रॉड जो है वो क्या होगा, वो
गर्म हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, आप जब देचकी होती है उसमें चाय बनाने लगते हैं या पानी को गर्म करते हैं, तो उसको जब रखते हैं हीट के ऊपर शुरू में, तो इनिशियली आप उसको पकड़ते हैं तो वो आपको गर्म नहीं लगती, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप उसको हाथ लगाएं तो आपका हाथ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट जो है वो कंडक्ट हुई है, वो वहाँ तक ट्रांसफ़र हो गई है कंडक्शन के ज़रिए। कंडक्शन, अच्छा कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है, ये उसी से लफ्ज़ है कंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी कंडक्ट होती है। कंडक्ट होने का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल के अंदर से गुजर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हीट कंडक्ट होने का मतलब यह है कि हीट भी इस मटेरियल में से गुजर रही है, कंडक्ट हो रही है, कंडक्शन हो रही है, ठीक है। तो इफ द टेम्परेचर of the one end of the rod increased, अगर एक एंड का जो है वो आप इंक्रीज करें, बढ़ा दें, बाय हीटिंग, बाय हीटिंग द रॉड को हीट करके, हीट इज कंडक्टेड टू द अदर कोल्डर एंड। तो हीट जो है दूसरा जो कोल्डर एंड है, यानी कि इधर से आपने उसको हीट अप करना शुरू किया, हीट देनी शुरू की, हीट गुजरती 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 दूसरे एंड तक पहुंच गई और पूरी की पूरी रॉड जो है वो गर्म होगी। तो ये क्या प्रोसेस है? दिस इज कंडक्शन। तो ये बिलीव किया जाता है कि कंडक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है ड्यू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड मैटर विच ट्रांसपोर्ट एनर्जी, ठीक है। कंडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में भी तो हम यही कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करती है, यही पढ़ा ना आपने उसके अंदर। तो ये अब ये भी वही कंडक्शन है, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या है कि जो कंडक्शन क्यों हो रही है, ये जो मोशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सॉलिड मैटर के अंदर, उसकी वजह से हो रही है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एनर्जी को, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस अप्लाइड है, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस, आप डिफरेंस इधर टेम्परेचर बढ़ाओ तो इधर कम है, अब टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जगह से इस जगह तक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्योंकि हीट क्या है? व्हाट इज हीट? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप टेम्परेचर का, टेम्परेचर डिफरेंस मीन ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर। इफ यू विल क्रिएट द ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर देन एनर्जी विल ट्रांसफर। जी किसी भी जगह पर ग्रेडियंट को आप क्रिएट करें किसी भी चीज़ के, तो एनर्जी वहाँ पे मूव करेगी, ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इट इज़ बिलीव्ड that conduction takes place due to the motion of free electrons। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से होती है इन द सॉलिड मैटर सॉलिड मैटर के अंदर, विच ट्रांसपोर्ट एनर्जी इफ
डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज अप्लाइड। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस जो है आपने उसको अप्लाई किया हुआ था, तो ये थ्योरी जो है ये आपको मदद देती है एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं और हीट के कंडक्टर्स क्यों गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है भाई, इन इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो फिनोमेना हीट कंडक्शन का, ये तो बहुत पहले से इसको बिफोर सेंचुरीज जो है इसको ऑब्ज़र्व किया गया था कि हीट कंडक्ट होती है, यानी कि हीट सॉलिड्स के अंदर। अब अगर आप सॉलिड के अंदर एक एंड से हीट देंगे तो वो दूसरे एंड तक हीट जो है वो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो 1882 के अंदर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फोरियर। ठीक है, उसने फोरियर सीरीज़, एक आपने नाम सुना होगा फोरियर, वो फोरियर सीरीज़ भी इसी साइंटिस्ट के नाम पर है। उसने ये एक प्रिसाइज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो दिया कि जिसको हम फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, यानी कि उसने कोई फार्मूला डेवलप किया इसके लिए हीट की कंडक्शन के लिए। तो ये जो फिज़िकल लॉ था ये स्टेट करता है कि जिस रेट के ऊपर हीट कंडक्ट होती है किसी बॉडी में पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये प्रोपोर्शनल होती है टू द नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्टिंग इन द बॉडी। नेगेटिव, ठीक है, मैं ये लिखता हूँ इसको स्टेटमेंट को पहले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ, the rate at which heat is conducted, यानी कि वो रेट के जिसके ऊपर हीट कंडक्ट होती है थ्रू ए बॉडी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया is proportional to the negative of gradient of temperature existing in the body। ठीक है, नेगेटिव जो टेम्परेचर का ग्रेडियंट है, तो ये क्या कहता है, जो रेट जिसके ऊपर हीट कंडक्ट होती है, यानी कि हीट गुजरती है उस बॉडी के अंदर से, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के नेगेटिव के ग्रेडियंट के। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव का अब क्या मतलब होता है, नेगेटिव के फिजिक्स के अंदर यही मतलब होते हैं, 2 या 3 आते हैं। नेगेटिव यहाँ तो डिक्रीज की तरफ आ रहा होता है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है, यहाँ अट्रैक्टिव के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव का ग्रेडियंट अट्रैक्टिव के लिए, क्योंकि हीट एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पर ये लफ्ज़ जो है उसको यूज़ किया गया है। तो अब जो प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है इसके अंदर, ठीक है, वो प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर जो है उसे आप कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, द the proportionality factor in the expression is known as thermal conductivity of the material। इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी जो है मटेरियल की उसका नाम देते हैं। तो मटेरियल जैसे है हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनकी हाई थर्मल कंडक्टिविटीज़ होती हैं और ये हीट कंडक्ट करते हैं बहुत जल्दी। लेकिन कुछ मटेरियल जैसे ग्लास हैं और एब्स्ट्रैक्ट्स, ये क्या लिखा हुआ है, मुझे लगता है कोई गलती है। अब स्टार्ट, ये मैंने तो लफ्ज़ नहीं पहले कभी सुना, ये मुझे नेट से चेक करना पड़ेगा इसको ना लफ्ज़ को। एस्बेस्टस, एक मिनट, ग्लास का तो पता ही है, कौन से, एक मिनट मैं ज़रा चेक कर लूँ इसको, इससे पहले क्या हम कोई गलत चीज़ ही ना पढ़ लें। ये है जी, ASBESTOS। ये कुछ सिलिकेट मिनरल्स हैं। There are 6 types, all of which are composed of long, thin, fibrous crystals. Each fiber, और ये इसका मटेरियल साइंस है इसका, तो लगा बाहर ये कुछ सिलिकेट मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं कोई। ठीक है, यानी कि ये भी, इनकी भी जो थर्मल कंडक्टिविटी, उसने इसलिए यहाँ पर इसलिए जिक्र किया हुआ कि इनकी भी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कम होती है। ठीक है, तो अच्छा, अब हमारे पास कौन कौन से हैं? सिल्वर, कॉपर जो हैं, सिल्वर एंड कॉपर हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटीज, इनकी हाई थर्मल कंडक्टिविटीज होती हैं। और ग्लास और सब्सटेंस जो हैं have low thermal conductivities।
ठीक है। ये जो है ये एब्सटेटस जो हैं ये कोई सिलिकेट मटेरियल मिनरल्स हैं जो कि लॉन्ग चेन रिएक्शंस की वजह से हमारे पास बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ये ग्लास और ये वाले जो मिनरल है सिलिकेट मिनरल्स हैं ये पुअर कंडक्टर्स हैं, और जो हमारे पास सिल्वर और कॉपर हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स एंड glass and asbestos are poor conductors। ये पुअर कंडक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है कि ग्लास और एब्सेस्टस जो हैं इनको हम इंसुलेटर्स कह लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नहीं कंडक्ट करते, अच्छा इनका रेडियली कंडक्शन नहीं है, तो ये इंसुलेटर्स होंगे। और जो हमारे पास कॉपर है, ठीक है, और सिल्वर है, आयरन भी इवन के गुड कंडक्टर है हीट का। आयरन को भी अगर आप एक साइड से गर्म करना शुरू करें तो दूसरी साइड पर फ़ौरन उसके भी हीट पहुंच जाती है, तो वो भी गुड कंडक्टर है हीट का। तो जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं इनके अंदर हम फ्रीक्वेंटली जो है इस्टेब्लिश करते हैं रेट, कि जिसके उस वो रेट इस्टेब्लिश करते हैं कि जिसमें हीट जो है वो कंडक्ट होती है किसी सॉलिड में से। ठीक है, अब वो आप किस तरह हीट की कंडक्शन को चेक करते हैं? वो हीट की कंडक्शन को आप चेक करते हैं बाय टेकिंग द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एग्जिस्ट अक्रॉस दैट मटेरियल। ठीक है, या वो जो आपके पास वहाँ पर जो भी सॉलिड जो है वो आपके पास मौजूद है, या जो भी मटेरियल आपके पास जो है वो मौजूद है। तो सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल टेक्निक्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं इनको इस्टेब्लिश करने के लिए। और ये जो फिनोमेना है ये वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये फिनोमेना हर सॉलिड के लिए एक जैसा तो नहीं होता। ये आपको यहाँ से पता लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं। यानी कि कुछ मटीरियल सॉलिड मटीरियल्स जो हैं उनके अंदर गुड कंडक्शन होती है, और कुछ सॉलिड मटीरियल्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर गुड कंडक्शन नहीं होती। तो वो हम चेक कर लेते हैं उस मटीरियल की थर्मल कंडक्टिविटी को, या मटीरियल की थर्मल कंडक्टिविटी जैसे नहीं आप चेक करते इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, उसी तरह आप चेक कर लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि वो कितना अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये कि वो कितना अच्छा कंडक्टर है हीट की ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है जी, तो ये फिनोमेना जो होता है इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन का मतलब होता है कि वो जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। ट्रांजिएंट्स आपने पढ़े हुए हैं ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, कि वो चीज़ें जो टाइम के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिसको आप कहते हैं कि जिसके ज़रिए हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। अब इसके अंदर दो मेथड्स और भी हैं। ठीक है, अब इसमें एक और मेथड जो है दूसरा, दैट इज रेडिएशन। ठीक है, ये भी एक मेथड है जिसको हम रेडिएशन का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, रेडिएशन अब जब आग जल रही होती है, ठीक है, तो जब आग जल रही होती है तो वो जो आग है उस आग के
जो आग है, जब आग जलती है तो आपको वो जो आग है, आप उसके करीब जाएं तो आपको उसकी हीट फील होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके दरमियान में ऐसा तो कोई मटेरियल नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप कहें कि एयर के पार्टिकल्स हैं। तो वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ज़रिए होती है, वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अब क्या आग के अंदर आग निकल रही है तो आग क्या एनर्जी है, तो इसके अंदर से रेडिएशंस निकल रही हैं, और वो रेडिएशंस कौन सी हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो वो प्रोसेस कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ज़रिए हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो, उसको हम रेडिएशन मेथड कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 किस्म के मेथड होते हैं। एक को हम अभी तो हम एक पढ़ा कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू electromagnetic radiations or waves, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है, इसको आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर। ये आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर इस चीज़ को स्टडी किया था, ठीक है, कि जब ब्लैक बॉडी के अंदर से रेडिएशन निकलती हैं तो उन्होंने उसका जब स्पेक्ट्रम चेक किया तो उस स्पेक्ट्रम के अंदर तमाम किस्म की कलर्स की रेडिएशंस जो हैं उनका स्पेक्ट्रम जो है वो आया उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि डिफरेंट कलर्स, यानी कि उसमें आप कह लें कि वाइट से लेकर ब्लैक तक जितने भी होते हैं कलर्स, वो सारे उसके अंदर मौजूद होते हैं। वो पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, एक पूरी रेंज होती है रेडिएशंस की जो उसके अंदर से एमिट होती है, ठीक है। तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर। अब वेवलेंथ का क्या मतलब है, कलर, हर कलर जो है उससे एक डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो एसोसिएटेड होती है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिपेंड्स अपॉन द wavelength of the radiation and varies over a wide range। और वो वाइड रेंज में आप जो आपके पास कलर है ये रेड, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी को भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं, जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट रेंजेस के अंदर आते हैं। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जर्व भी करते हैं और एमिट भी करते हैं रेडिएशंस को। अब ब्लैक बॉडी क्या करता है, ब्लैक बॉडी एक आइडियल रेडिएटर है और आइडियल ऑब्जर्वर है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेडिएशंस को ऑब्जर्व भी करता है और उन रेडिएशंस को वो एमिट भी जो है वो करता है, ठीक है। और जो आइडियल रेडिएटर है वो कौन सा है आपके पास, आइडियल रेडिएटर जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएटर है। तो जो रेट है हीट का,
ठीक है, जिससे वो ट्रांसफ़र होती है, वो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने वो रेट जो है उसको डिस्क्राइब किया था। अगर आप वो याद करें कि वो जो स्टीफन बोल्ट्जमैन का फार्मूला था सिग्मा T4, ये रेट था एनर्जी का, यानी कि एनर्जी टेम्परेचर की 4th पावर के साथ जो है वो वेरी करता है। तो जो नेट हीट ट्रांसफ़र है वो रिलेटेड है किससे, टेम्परेचर से ऑब्जेक्ट के, और जो टेम्परेचर है उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग के अंदर। तो जो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का है और जो टेम्परेचर उसके सराउंडिंग में है वो क्या करता है, वो टेम्परेचर का ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर सर्दियों के अंदर आपने कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, आपके बाहर तो सर्दी है, ठीक है, लेकिन आपने जो कपड़े हैं वो गर्म पहने हुए हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो गर्म है। अब व्हाट इज़ दिस, आपकी सराउंडिंग में ठंड है लेकिन आपकी बॉडी जो है वो हीटेड अप है। तो ये क्या है, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर का डिफरेंस। तो हीट ट्रांसफ़र ही इस डिफरेंस की वजह से होती है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में तो आपने बात ये बार बार यही पढ़ी है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट उस वक्त ही पॉसिबल है जब एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर हो और एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हो। ठीक है, तो हीट इसी वजह से जो है वो ट्रांसफ़र होगी। तो अब आप जो ट्रांसफ़र है, जो फायर का ट्रांसफ़र है, यानी कि जो आग जल रही है या जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं, आप क्या करते हैं, आप उनको फील करते हैं। ठीक है, आप धूप के अंदर बैठ जाएं तो धूप के अंदर क्या होगा, धूप में आपको जो है वो गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब धूप जो आ रही है, सन के अंदर से रेडिएशंस निकल रही हैं। धूप क्या, रोशनी है, लाइट। तो व्हाट इज लाइट, लाइट इज ए रेडिएशन। तो ये रेडिएशन किस नेचर की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की है। यही बात है ना। तो यानी कि हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। ये ट्रांसफर ऑफ हीट है, किससे हो रहा है, जो रेडिएशन से हो रहा है। अब आप देखें कि जो स्पेस है अर्थ और सन के दरमियान में, उस स्पेस के अंदर कोई मटेरियल मौजूद है? नहीं मौजूद है कोई मटेरियल। आपने तो नहीं देखा कोई मटेरियल के उसके अंदर मौजूद। आप तो ये कहते हैं कि ये वैक्यूम है। तो कोई मैकेनिकल वेव जो है वो तो वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती। ये कर सकती है? नहीं कर सकती। कौन सी चीज पास करती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये, यानी कि सन के अंदर से जो वेव्स ओरिजिनेट हो रही हैं वो क्या हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो रेडिएशन, वो जो स्पेस जितनी अर्थ और सन के दरमियान में है उससे पास होकर वो सारी रेडिएशन या हीट जो है वो आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, अगर ये जो सन के अंदर से जो रेडिएशंस निकल रही हैं अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना होती तो फिर तो वो आप तक नहीं पहुंच सकती थी। ठीक है, अगर कोई और वेव्स होती तो और वेव्स होने का मतलब तो ये है कि फिर उनको तो मटेरियल चाहिए था प्रोपोगेट होने के लिए या मूव करने के लिए। ठीक है, तो अब ये सारी हीट जो आप तक पहुंच रही है सन से, जो आप तक आ रही है, वो इतना बड़ा स्पेस जो है उसको कवर करके आ रही है, ये सारा कौन सा फिनोमेना हो रहा है, दिस इज रेडिएशंस। ये सारी क्या है, ये रेडिएशंस हैं। ठीक है, तो जो हीट ट्रांसफ़र है रेडिएशन से, अब हार्ड बॉडी जो है वो अमिट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो आपकी बॉडी या स्किन जो है उसको ऑब्ज़र्व करती है। अब मसलन जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों के अंदर आप हीटर चला लेते हैं, ठीक है, या आप फ़ैन हीटर चला लेते हैं, तो आपको पहले ठंड लग रही होती है, फिर आप जाके जब हीटर के समझे गैस वाला हीटर होता है, अब गैस वाला हीटर के बर्न करता है वो, ठीक है, जो होता है इलेक्ट्रिक हीटर, उसके अंदर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो उसकी वजह से वो रॉड गर्म हो जाती है उसकी, तो उसके अंदर से हीट जो है वो निकलती है। अब ये हीट क्या है, व्हाट इज दिस हीट? दिस हीट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हीट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब आपको वहां पर कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन आपको गर्मी महसूस हो रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रेडिएशंस जो हैं वो आपकी स्किन तक पहुंच रही हैं और आपकी स्किन जो है उन रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर रही है, और जब आपकी स्किन उन रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर रही है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब ये भी क्या है, रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन के ज़रिए हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो कोई भी बॉडी जो होती है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो जो एनर्जी होती है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करती है। तो हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो एनर्जी बिकॉज व्हाट आर वेव्स, इट इज़ द वर्क ऑफ द वेव टू कैरी द एनर्जी। वेव का ये काम है कि वो एनर्जी को कैरी जो है वो करे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, जैसे आप हमारे पास रेडियो वेव से लेकर गैमा रेज तक का पूरा स्पेक्ट्रम होता है, और उस स्पेक्ट्रम के अंदर आपके पास विजिबल रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन, इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन, और ये सारे रीजन जो हैं वो आ जाते हैं। तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जो एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर निकल रहे होते हैं फोटॉन्स, E = hf, और ये F यहाँ पर hc/λ, ठीक है। तो h और c, h तो प्लांक कांस्टेंट है और c जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो ज़्यादा हीट रेडिएट होती है वो हायर टेम्परेचर के ऊपर होती है, यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसके अंदर से ज़्यादा रेडिएशंस निकलेंगी। अब इसकी एग्जांपल का सन को देखें आप, सन जो है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकल रही हैं। क्यों निकल रही हैं? क्योंकि सन के अंदर जो है वो मुसलसल फिशन और फ्यूजन के रिएक्शंस जो हैं वो हो रही हैं, और उन फिशन और फ्यूजन के रिएक्शंस के नतीजे में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस वो जनरेट, और वो रेडिएशंस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो आप तक जो हैं वो पहुंचती हैं। तो यानी कि जिस जगह पर जितना ज़्यादा हायर टेम्परेचर होगा वहाँ से उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो लिबरेट होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो वहाँ से निकलेगी है। अब आप इसमें देखें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है किसी स्टोव के अंदर, स्टोव चूल्हा जिसको कहते हैं, वो ग्लो करता है रेड टू ऑरेंज, ठीक है, जब उसका टेम्परेचर जो है वो हायर टेम्परेचर के ऊपर। इसी तरह जो हमारे पास स्टील है वो ग्लो करती है येलो टू वाइट। ये कलर क्यों चेंज हो रहा है? ये कलर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि रेडिएशन जो है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, और एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, ठीक है। तो आप जूं जूं टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेंगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन जो हैं वो निकलेंगी। तो अब हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं
वो जो रेडिएशंस हैं उनको मिट भी करते हैं, रेडिएशंस जो हैं उनको ऑब्ज़र्व भी करते हैं, और जो ये सारा प्रोसेस है इसके अंदर हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, यानी कि ये दूसरा मेथड है। आप इस मेथड के ज़रिए भी हीट जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो है वो एक और मेथड होता है जिसको आप कहते हैं कन्वेक्शन। ये तीसरा मेथड है। कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन जो है ये हमारे पास क्या है, ये कलेक्टिव मूवमेंट है असेंबल ऑफ मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, असेंबल होता है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हों और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कर रहे हों, वो मूव कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से जो कि किसी फ्लूइड के अंदर हैं, जैसे लिक्विड हैं और गैसेज हैं, कन्वेक्शन जो है वो मास की टेक प्लेस नहीं होती, यानी कि मास एक जगह से दूसरी जगह कन्वेक्ट नहीं होता। ठीक है, कन्वेक्शन जो है वो सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से जो है वो टेक प्लेस होती है। अब कन्वेक्शन जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये लार्ज स्केल फ्लो ऑफ मैटर है, यानी कि वो सारा जो मैं बता देना। ठीक है, एक लार्ज स्केल फ्लो ऑफ मैटर है, यानी कि जैसे फ्लूइड फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, जैसे पानी है, पानी को आप ज़मीन पर गिराएं तो वो पानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो कन्वेक्शन का मतलब है कि हीट भी फ्लो करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करती है। तो अब आप देखें कि जो अब हीट का फ्लो है, एयर के अंदर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एयर क्या है, एक फ्लूइड है। तो हीट जो है उस फ्लूइड में से गुजर कर आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो फ्लूइड का जो फ्लो है वो हीट को ट्रांसफर कर, तो उस फ्लो की वजह से, यानी कि एयर के पार्टिकल्स है ना, मिसाल के तौर पर एक जगह पे आग जल रही है। ठीक है, एक तो यह है कि उसके करीब जो बंदा खड़ा है उसको तो रेडिएशन की वजह से उसकी फीलिंग होगी, लेकिन उससे एक दूर भी बंदा खड़ा है कुछ फासले के ऊपर, तो उसको भी ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी गर्मी का एहसास उसे भी उस फायर के जलने की वजह से होगा। अब ये हीट उस तक किस तरह पहुंची है, ये हीट उस तक किस तरह पहुंची है, ये हीट उस तक कन्वेक्शन से पहुंची है, यानी कि फ्लूइड के फ्लो से। अब क्या है, फ्लूइड क्या है, ये मतलब उधर आपने आग लगाई हुई है, यहाँ पर बंदा खड़ा है, इसके दरमियान में क्या फ्लूइड है, एयर है। तो एयर ने क्या किया, हीट को ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो उसकी वजह से हीट जो है, ये 12 कोर्स के अंदर नहीं थे, लेकिन मैंने आपको ये आज पढ़ा दिए हैं क्योंकि आज आखिरी लेक्चर था, वो ख़त्म हो गया कोर्स जो है इसका, थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, तो मैंने ये आपको चीज़ें बता दी हैं। ये मैं आपको ना इसके कुछ शेयर कर दूंगा, इसके पेजेस जो हैं किसी बुक के जो है ना जिसके अंदर लिखे होंगे, वो मैं आपको जो है वो कर दूंगा, वो उससे पढ़ लेना है इसको। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड हैं जिनको हम